नमस्कार। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है नशा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, या आपको कोई नई कहानी सुननी हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए कहानी को सुनते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाला जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते हुए नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौदार्य और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और ना घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआमला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, तो तुम क्या समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। अरे तुम गलत समझते हो। ईश्वर ने जिसको कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा भी किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था। अब की सेकंड क्लास से सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछल लगू कौन। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है
उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकरार में मिल जाता है। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी थी। फिर भी मैं उन सबों से उस तत्परता और विनय की उपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़े चले जाते, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींच रहा था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों में ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं है। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाएं। अरे तो तुम क्या समझते हो, यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, रामरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं, ईश्वरी ने जवाब दिया। यूं कहिए कि आप ही इनकी बदौलत में इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब की मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से तो कोई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार जो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी उसका जवाब इनकारी हो गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहें कि राजा हैं। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ आए हैं। रामरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल लिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद ना जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता था। मैं शहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 क्लास राज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों को कोई हिसाब नहीं। एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय करवाया।
और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी है, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद हमारे नाई पांव दबाने आए। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा दो। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। अरे मेरे जीवन में ऐसा शायद कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों की चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास करता, और आज मैं पोतड़ होकर रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जाते अटते। यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पांव धोए तो मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे भी पांव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जनाब हिला देना काफी होता। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर देखो, आदमी पंखा चलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाने, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ गए। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फुटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछे संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना?
लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई। जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, जो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई इख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही इख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों पर पहुंचाने आए थे। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पाठ खूब सफाई से खेला और अपनी कुरोभोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी? वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास की तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछारें पड़ने लगी। लेकिन इतना नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते हो तो दिखा देता। क्या कसूर था बेचारे का? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं। खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे हैं। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बर्ड। वीर, तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। और नशे की कहानी यहीं पर ही खत्म हुई। आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि ये किस नशे की बात कर रहे हैं। नशे की बात कर रहे हैं उस अमीरी का जो कि लेखक के पास थी भी नहीं। यानी कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक बार अगर आप अमीरों के साथ रहने लग जाएं और आपको भी उस तरीके के थोड़ा सा भी मिजाज मिलने लगे ना, तो आपका भी मिजाज बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि भाई सबके सब मेरे गुलाम हैं, मैं तो सबसे ज्यादा सर्वोच्च हूँ, सबसे ऊपर, सबसे अच्छा। और यही नशा इंसान को डुबा देता है।
वो इंसानियत तक नहीं जानता। वो एक गरीब को एक तुच्छ इंसान समझता है, अपने हाथों की मैल समझता है। और कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। अपनी आवाज़ के लिए थोड़ी सी चेंजेस के लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी एकदम नाक बंद है, इसीलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।